प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की इस क्लास में। मेरा नाम विनीत कुमार है। RWS सिविल सर्विसेज चैनल पर ये क्लासेस चल रही हैं। उम्मीद है आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, ऊर्जावान होंगे और क्लास को अटेंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। ठीक है बच्चों, जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। गुड इवनिंग दिव्यांशी सागर, RN शर्मा, गुड इवनिंग तारिफ खान। आप सिर्फ मुझे ही गुड इवनिंग कीजिए तारिफ जी। आकाश सिंह गुड इवनिंग। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे जल्दी से अपने मित्रों को भी इनवाइट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास शुरू होने वाली है। कपिल कुमार जी गुड इवनिंग, धर्मेंद्र कुमार गुड इवनिंग, सरिता जी गुड इवनिंग, यादव जी गुड इवनिंग, अमित वाजपेयी, SK गौतम प्रणाम, आकृति झा गुड इवनिंग, सरिता कुमारी, प्रिंस। ठीक है बच्चों, गुड इवनिंग आप सभी को। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी यानी भारत की राज व्यवस्था। पॉलिटी यानी भारत की राज व्यवस्था। और एम लक्ष्मीकांत बुक के आधार पर हम लोग ये सब्जेक्ट जो है वो पढ़ रहे हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा की मांग कैसे उठी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रूल कर रही थी उस समय उसने कब एक्सेप्ट की उस मांग को, स्टेप बाय स्टेप कैसे उन्होंने जो है संविधान सभा की मांग को एक्सेप्ट किया। उसके बाद एक योजना लाई गई कि ऐसे संविधान सभा का निर्माण होगा। उसके बाद संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। उसके बाद संविधान सभा ने अपना पर्याप्त समय लेते हुए संविधान का निर्माण किया और संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हो गया। ठीक है बच्चों, तो यही सभी एस्पेक्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अपनी क्लास नंबर 14 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास नंबर 14 है। ठीक है बच्चों, संविधान सभा की मांग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई, उसके बाद ये कैसे कैसे ये मांग जो है राष्ट्रीय आंदोलन की मांग बन गई। तो यही सभी हमें देखना है यहाँ पे। संविधान सभा होती क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। आप सभी बच्चे मुझे बताइए कि संविधान सभा क्या होती है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। संविधान सभा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी बॉडी या कहें कि एक ऐसी संस्था या निकाय होती है जिसका निर्माण किया जाता है संविधान का निर्माण करने के लिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ देशों में संविधान में संशोधन करने के लिए भी संविधान सभा आहूत की जाती है। लेकिन भारत में संविधान सभा का जो निर्माण किया गया, उसका गठन किया गया, वो स्वतंत्र भारत के लिए नया संविधान बनाने के लिए किया गया। और जैसे ही स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बना लिया गया, उसको स्वीकार कर लिया गया और वो लागू हो गया, तो संविधान सभा की भूमिका जो है वो समाप्त हो गई। और उसके बाद वो कुछ समय के लिए विधायिका में बदल गई, लेजिस्लेचर में। ठीक है बच्चों, तो संविधान सभा एक ऐसी बॉडी, इंस्टीट्यूशन, निकाय या संस्था होती है जिसका गठन किया जाता है संविधान के निर्माण के लिए। और जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तभी तक वो अस्तित्व में रहती है। उसके बाद या तो कुछ देशों में उसको भंग कर दिया जाता है या तो उसको विधायिका का रूप दे दिया जाता है, जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाते, चुनाव नहीं हो जाते संविधान के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, तो संविधान सभा की परिभाषा आपको क्लियर हुई। शिवम गंगवार जी कह रहे हैं संविधान सभा सभा होती है जो संविधान का निर्माण करने का कार्य करती है। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की मांग जो है वो कैसे कैसे आगे बढ़ी, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ष 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार, फर्स्ट टाइम, किसने रखा? मानवेंद्र नाथ राय।
इनको हम M.N. राय भी बोलते हैं। M.N. राय, मानवेंद्र नाथ राय, ये भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े हुए थे। कम्युनिस्ट विचारधारा यानी साम्यवादी विचारधारा के नेता थे, थिंकर भी थे। तो कुल मिलाकर भारत के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले जो सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया वो मानवेंद्र नाथ राय ने किया वर्ष 1934 में, 1934 में। ठीक है बच्चों। उसके बाद उसके अगले ही वर्ष यानी वर्ष 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग रखी। यानी कांग्रेस पार्टी जो इंडियन नेशनल मूवमेंट को लीड कर रही थी उस समय, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसका पूरा नाम था, उसने पहली बार वर्ष 1935 में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग रखी। ठीक है बच्चों, गुड इवनिंग आप सभी को। बच्चों फोकस करते हैं कंटेंट पे, क्लास पे फोकस करते हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सॉरी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वर्ष 1938 में, 1938 में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ से घोषणा की। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से घोषणा की। यानी आप कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने घोषणा की, ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान है वो एक संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। स्वतंत्र भारत का संविधान जो है वो एक संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया जाएगा। और इस संविधान सभा का निर्माण कैसे होगा, अपनी इसी घोषणा में उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संविधान सभा का निर्माण जो है वो वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचन से होगा। यानी भारत की जनता जो है वो निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेगी और वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया होगी पूरे देश में, और उससे जो है संविधान सभा का निर्माण होगा जो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाएगी। ठीक है बच्चों। एक बात और उन्होंने इसी घोषणा में कही, वो ये थी कि बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के भारत के संविधान का निर्माण करेगी ये संविधान सभा। बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा भारत के संविधान के निर्माण में। ठीक है बच्चों, तो ये महत्वपूर्ण बात जो है निकल के आई इस घोषणा से। स्वतंत्र भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा जो वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित होगी और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के भारत के संविधान का निर्माण करेगी। तो ये घोषणा जो है जवाहरलाल नेहरू ने की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से वर्ष 1938 में। तो ये काफी महत्वपूर्ण वर्ष है इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो। ठीक है बच्चों। इसके बाद वर्ष 1939 देख लेते हैं, उसमें क्या घटित हुआ। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन पारित किया, संकल्प, एक रिजोल्यूशन पारित किया यानी एक संकल्प पारित किया और इसी मांग को दोहराया, इसी मांग को बल दिया। यानी ये जो मांग वर्ष 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, इसी को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन लाकर उसको पारित करके इसी मांग को बल प्रदान किया। अब ये आधिकारिक रूप से और ज्यादा प्रबल हो गई ये मांग। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि संविधान सभा की मांग हो रही है। इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो विभिन्न धाराएं थी उनसे जुड़े हुए नेताओं द्वारा और संगठनों के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रेस्पॉन्स रहा इन मांगों को लेकर। संविधान सभा की मांगों को लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रेस्पॉन्स रहा। बात वही चल रही है यहाँ भी, संविधान सभा की मांग कैसे कैसे आगे बढ़ी। वर्ष 1940, यहाँ पे थोड़ा संदर्भ समझ लेते हैं। वर्ष 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था 1939 में,
और अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता थी, यानी भारतीयों के सहयोग की उनको जरूरत थी। लाखों की संख्या में भारत से भर्ती किए गए सैनिक जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ा करते थे। प्रथम विश्व युद्ध में भी लड़े, द्वितीय विश्व युद्ध में भी लड़े। इसके अलावा भी काफ़ी तरह का सपोर्ट, समर्थन जो चाहिए था ब्रिटिश एम्पायर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो भारत से मिलता था उनको। तो कुल मिलाकर वे चाहते थे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो लीडर थे उनके साथ कुछ बातचीत की जाए, उनको थोड़ा सा कन्विंस किया जाए कि युद्ध के प्रयासों में भारत की जनता का और भारत की लीडरशिप का जो है सपोर्ट मिले ब्रिटिशर्स को। तो इसलिए उन्होंने भारतीयों की मांगों को थोड़ा सा और ध्यान से सुनना शुरू कर दिया, उन्हें महत्व देना शुरू कर दिया। तो इसी संदर्भ में वर्ष 1940 में अगस्त प्रस्ताव, ऑगस्ट ऑफर, अगस्त प्रस्ताव यानी ऑगस्ट ऑफर के माध्यम से पहली बार ऐसा हो रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है, ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया, ये बात महत्वपूर्ण है। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारतीयों का सहयोग चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है भारतीयों की मांग को थोड़ा महत्व देती हुई दिखाई दे रही है। वर्ष 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया, उस समय के वायसराय के माध्यम से, ऑगस्ट ऑफर, और उसके माध्यम से पहली बार ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया कि हाँ ठीक है, हम लोग विचार करते हैं और युद्ध के बाद कुछ कदम उठाए जाएंगे इस डायरेक्शन में। इन प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस दिया उन्होंने, इन प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे यहाँ पे एक फैक्चुअल जानकारी दीजिए। आप बताइए कि अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के माध्यम से लाया गया था, यानी 1940 में भारत के वायसराय कौन थे। मैं आप सभी के कमेंट देख रहा हूं बच्चे, एक्टिवली आप जो है पार्टिसिपेट कीजिए, बताइए इस सवाल का उत्तर। गुड इवनिंग पूजा जी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था 1945 तक, 1945 तक। ठीक है बच्चों, मैं ही बताता हूं। अगस्त प्रस्ताव लेकर आए थे लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। जो 1936 से लेकर 1943 तक भारत के वायसराय रहे थे, काफी लंबे समय तक ये भारत के वायसराय रहे, लॉर्ड लिनलिथगो। और इन्हीं के समय में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, और यही जो है अगस्त प्रस्ताव को लेकर आए थे, जिसमें पहली बार संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया, यानी कि इन प्रिंसिपल उसको एक्सेप्ट किया गया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं फिर आगे कैसे संविधान सभा की मांग आगे बढ़ी। उसके बाद वर्ष 1942, अभी भी जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो चल रहा है। अब यहाँ पे क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स मिशन आता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ऐसे समय पर जब इंपीरियल जापान की जो फोर्सेस थी वो पूर्वी एशिया में और दक्षिण पूर्वी एशिया में विजय प्राप्त करती हुई भारत की ओर बढ़ रही थी, तो ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि भारतीयों की का सहयोग लेना और ज़्यादा आवश्यक है। तो ऐसे संदर्भ में उस समय जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, विंस्टन चर्चिल, उन्होंने जो है एक
महत्वपूर्ण जो कैबिनेट के मेंबर थे वहां पे, क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, उनके नेतृत्व में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा एक प्रस्ताव के साथ। और उस प्रस्ताव में कई सारी बातें थी। एक बात यह भी थी कि क्रिप्स मिशन ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, उस समय नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के सामने। तो यहाँ पे कई सारी ऐसी बातें थी जिन पर आपत्ति की जा सकती थी। एक तो बात यही थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा होगा, इसकी बात की जा रही थी। उसके अलावा यहाँ पे मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग चाहती थी कि एक संविधान सभा का निर्माण ना हो, बल्कि दो स्वायत्त राज्यों या कहें कि दो देशों, यानी कि पहले विभाजन हो और उसके बाद जो दो देश बने, भारत और पाकिस्तान, उनके लिए अलग अलग दो संविधान सभाओं का गठन किया जाए। तो इस मांग के आधार पर जो है मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया, उसके प्रस्तावों को माना नहीं। तो कुल मिला के क्रिप्स मिशन लौट गया वापस। लेकिन हमारे लिए यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने, क्रिप्स मिशन ने भी संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला 1939 से 1945 और इंडिया के इंडिपेंडेंट प्राप्त करने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ही बड़ा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद काफी महत्वपूर्ण एक घटनाक्रम घटा, वो था वर्ष 1946। वर्ष 1946। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1945 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद ये घटनाक्रम घटा वर्ष 1946 में, जिसकी बात हम अब करेंगे। इसमें अंतिम रूप से कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के निर्माण की योजना ही पेश कर दी। योजना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था, तो कोई इमरजेंसी सिचुएशन भी नहीं थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अपनी योजना को एग्जीक्यूट कर सकती थी। तो इसीलिए वर्ष 1946 में इंडियन नेशनल मूवमेंट के दबाव में भी, भारत छोड़ो आंदोलन के दबाव में भी, अंतिम रूप से कैबिनेट मिशन ने जो है संविधान सभा के निर्माण की योजना जो है वो पेश कर दी। यानी एक स्पेसिफिक स्कीम लेके आए कि इस तरह से चुनाव होंगे, इस तरह से जो है संविधान सभा का गठन होगा, ऐसे ऐसे उसके मेंबर चुने जाएंगे वगैरह, पूरी डिटेल के साथ योजना रख दी और इसे स्वीकार कर लिया गया। और मुस्लिम लीग ने भी इसको स्वीकार कर लिया। हालांकि कैबिनेट मिशन ने दो अलग अलग देश बनाने और दो संविधान सभाओं के गठन के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया था मुस्लिम लीग के, लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और ये जो कैबिनेट मिशन योजना थी ये इंप्लीमेंट हो गई, इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। अंतिम रूप से इसी के आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है आपको? भारत की संविधान सभा का जो गठन हुआ वो उस योजना के आधार पर हुआ जो कैबिनेट मिशन लेकर आया था भारत में। अब आप मुझे बताइए कि कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन कौन थे? कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन कौन थे? कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन कौन थे? इसके 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस, जल्दी से बच्चों नाम बताइए। स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.V. एलेक्जेंडर। ये कैबिनेट मिशन था।
कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, ठीक है बच्चों, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। तो ये फैक्चुअल जानकारी भी आपको प्राप्त हुई, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ें। अब हमने देखा कि संविधान सभा का गठन किया गया किसके आधार पर, कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको अभी। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, कैबिनेट मिशन योजना या कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर जो 1946 में उन्होंने ये प्लान पेश किया था, इसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। तो क्या क्या प्रावधान थे कैबिनेट मिशन योजना में, क्या क्या प्रावधान थे संविधान सभा की गठन को लेकर, जिसके आधार पर अंतिम रूप से गठन किया गया, उन प्रावधानों को देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। संविधान सभा में कुल सीटें कितनी होंगी, 389 सीटें कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार। संविधान सभा में 389 389 सीटें होंगी टोटल, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इनमें से ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटें, ब्रिटिश भारत यानी ब्रिटिश इंडिया के प्रांत, सभी प्रांत मिलाकर, जैसे संयुक्त प्रांत, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रांत, बम्बई, मद्रास, सिंध, पंजाब, इस तरह से। ब्रिटिश भारत यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसको डायरेक्टली रूल कर रही थी, यानी रियासतों से अलग क्षेत्र, रियासतें अलग थी, उन पर संप्रभुता थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, लेकिन उनकी रियासतों की जनसंख्या को, उनकी भूमि को डायरेक्टली रूल नहीं करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट जिस भूभाग को डायरेक्टली रूल करती थी उसको बोला जाता है ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया जो कई सारे प्रांतों में बटा हुआ था, 11 प्रांतों में, तो उसके लिए 296 सीटें संविधान सभा में, और रियासतों के लिए 93 सीटें, यानी प्रिंसली स्टेट्स के लिए। रियासतों को इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स के लिए 93 सीटें। अब 93 और 296 का टोटल करेंगे तो वो यही बैठेगा 389 सीटें, ठीक है बच्चों। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया की जो सीटें हैं उसमें जो प्रांत थे वो भी 2 तरह के थे, यानी 2 तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी। एक यूनिट्स जो थी वो बड़ी यूनिट थी और जहाँ पे प्रतिनिधि शासन था, और दूसरी जो यूनिट थी वो छोटी यूनिट थी जहाँ पे डायरेक्टली जो है चीफ कमिश्नर के माध्यम से गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय रूल करते थे। तो गवर्नरों के 11 प्रांत, एक कैटेगरी तो ये थी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की, और दूसरी थी मुख्य आयुक्तों के 4 प्रांत। मुख्य आयुक्त को इंग्लिश में बोलेंगे चीफ कमिश्नर। ये जो टेरिटरीज थी ये छोटी थी और इनको डायरेक्टली जो है रूल किया जाता था वायसराय के द्वारा चीफ कमिश्नर के माध्यम से। और ये जो पॉलिटिकल यूनिट्स थी इनमें जनप्रतिनिधि संस्था नहीं होती थी। गवर्नरों के जो 11 प्रांत थे ये नॉर्मल प्रांत थे, प्रोविंस थे, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जिनके बारे में हम काफ़ी सारे प्रावधान हमने पिछली 2 क्लासेस में पढ़े। यहाँ पे जनप्रतिनिधि संस्थाएं थी। पहले द्वैध शासन इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में, फिर फुल ऑटोनॉमी यानी जवाबदेह सरकार इंट्रोड्यूस कर दी गई थी 1935 के अधिनियम में। तो यहाँ पे जो ये गवर्नर है इसके अंडर इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, और गवर्नर जो है वो मंत्रियों के सहायता से चलाता था यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन 1935 के एक्ट के बाद से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 292 सीटें इनको आवंटित की गई 11 प्रांतों को, और 4 सीटें जो हैं वो चीफ कमिश्नर
के जो 4 प्रांत थे उनको आवंटित की गई। तो 292 + 4 = 296। तो कुल मिलाकर टोटल सीटें 389, जो 2 भागों में विभाजित थी, रियासतें और ब्रिटिश इंडिया। और ब्रिटिश इंडिया में 2 तरह की पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी, उनके बीच में भी डिवीजन था। एक तरफ 292 सीट्स और दूसरी तरफ 4 सीटें। तो कुल मिला के कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत आपने संविधान सभा की सीटों का जो श्रेणीकरण है, कैटेगराइजेशन है, वो आपने देख लिया यहाँ पे। इसमें इस पे कोई डाउट है बच्चों? चीफ कमिश्नर के जो प्रांत थे उनमें जैसे दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, कुर्ग हो गया, इसके अलावा अजमेर मेरवारा, ये भी एक यूनिट थी, अजमेर मेरवारा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यानी कैबिनेट मिशन प्लान के संविधान सभा के गठन को लेकर और प्रावधान देखते हैं। संविधान सभा का गठन कैसे कैसे किया गया और डिटेल में देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत, ठीक है बच्चों, सभी प्रांतों को और रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया गया। ये एक महत्वपूर्ण बात है। सभी प्रांतों को और रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में सीटों का आवंटन किया गया। ठीक है बच्चों, और आमतौर पे जो प्रतिनिधि और जनसंख्या का रेशो निकल के आया वो ये था कि एक प्रतिनिधि जो था, यानी संविधान सभा का एक सदस्य, वो लगभग 1 मिलियन जनसंख्या का प्रतिनिधि था। 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर। यानी 10 लाख भारतीयों को एक प्रतिनिधि भेजने का मौका मिला था लगभग भारत की संविधान सभा में। ये रेशो था, ये अनुपात था, 10 लाख जनता पर एक प्रतिनिधि। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक प्रांत, यहां सिर्फ प्रांतों की बात हो रही है, रियासतों की बात नहीं हो रही है, ये बात ध्यान देने की है। प्रत्येक प्रांत की जो सीटें थी वो मुस्लिमों, सिखों व सामान्य में वर्गीकृत थी। यानी प्रत्येक प्रांत की जो सीटें थी संविधान सभा में, उनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। मुस्लिमों के लिए सीटें, सिखों के लिए सीटें और जनरल यानी सामान्य के लिए सीटें। हिंदू, पारसी वगैरह जितनी भी कम्युनिटीज थी वो सामान्य में आती थी। यानी जो मुस्लिम नहीं है और जो सिख नहीं है वो सभी सामान्य में आते थे। तो प्रत्येक प्रांत में सीटों का जो बंटवारा था वो मुस्लिमों, सिखों और सामान्य के आधार पर किया गया। 3 कम्युनिटीज में डिवाइड कर दिया गया प्रत्येक प्रांत की सीटों को संविधान सभा में, और उनको उसी अनुरूप जो है फिर फिल किया गया, भरा गया। कैसे? प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा में उस समुदाय के सदस्य ही करते थे। प्रत्येक समुदाय यानी कि मुस्लिम, सिख और सामान्य, 3 समुदाय हैं। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा में उस समुदाय के सदस्यों से ही होता था। यानी किसी प्रांत से जो सिख प्रतिनिधि जाने हैं संविधान सभा में,
उस प्रांत की विधानसभा में जो सिख प्रतिनिधि होते थे वही उनका चुनाव करते थे। यानी प्रत्येक समुदाय, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो सामान्य हो, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा में उस समुदाय के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता था। ये बात क्लियर हुई बच्चों आपको? यानी प्रांतीय विधानसभा के मुस्लिम सदस्य ही उस प्रांत के प्रतिनिधि संविधान सभा में जो जाते थे मुस्लिम, उनका चुनाव करते थे। ठीक है बच्चों? अब बात यह है कि प्रांतों से कैसे प्रतिनिधि जाएंगे संविधान सभा में, इसका प्रोसेस तो ये है, 3 समुदायों में बांट दिया गया और उसके बाद जो है अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से प्रांत जो है अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं संविधान सभा में। ठीक है बच्चों? अब बात यह है कि रियासतों से कैसे जाएंगे प्रतिनिधि। रियासतों के प्रतिनिधि भी तो जाने हैं ना संविधान सभा में, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। तो यही बात यहाँ पे है, संविधान सभा में रियासतों के जो प्रतिनिधि जाने हैं उनका नामांकन होगा, यानी इलेक्शन नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। रियासतों से जो प्रतिनिधि जाएंगे संविधान सभा में उनका चुनाव नहीं होगा, रियासतों की जनता चुनकर अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेगी, उनका नामांकन होगा। और नामांकन भी किसके द्वारा होगा? रियासतों के शासकों के द्वारा, रियासतों के शासकों के द्वारा। तो ये जो प्रावधान था इस पे आपत्ति दर्ज की थी इंडियन नेशनल मूवमेंट के लीडर्स ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने, कि रियासतों की जो जनता है उसको अधिकार नहीं दिया जा रहा है संविधान के निर्माण का अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, बल्कि रियासतों के शासक जो है वो नामांकित कर रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं अपने पसंद के व्यक्ति को संविधान सभा में। ठीक है बच्चों? तो ये 2 तरह की व्यवस्था यहाँ पे है। प्रांतों के प्रतिनिधि जाएंगे निर्वाचित होकर अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से, और रियासतों के प्रतिनिधि जाएंगे नॉमिनेट होकर नामांकन के माध्यम से। कैबिनेट मिशन प्लान को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के गठन से संबंधित और प्रावधान हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है बच्चों? पिछली स्लाइड में हमने जो बात की वही यहां पर दोहराई जा रही है पहले पॉइंट में, कि संविधान सभा जो है, संविधान सभा वो कैसी बॉडी है? वो निर्वाचित है कि नामांकन के आधार पर बनती है? यहां देखिए, वो आंशिक रूप से निर्वाचित है और आंशिक रूप से वो नामांकन पर आधारित है। नामांकन, निर्वाचन होता है किसका? निर्वाचन होता है प्रांतों से और नामांकन होता है रियासतों से। क्लियर है बच्चों आपको? रियासतों के प्रतिनिधि जो जाएंगे वो नामांकन से जाएंगे, यानी नॉमिनेशन से जाएंगे, और प्रांतों के प्रतिनिधि जो हैं वो निर्वाचित होकर जाएंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इनडायरेक्ट इलेक्शन से। तो कुल मिलाकर संविधान सभा जो हुई वो आंशिक रूप से निर्वाचित संस्था हो गई और आंशिक रूप से नामांकित संस्था हो गई। पार्टली नॉमिनेटेड एंड पार्टली इलेक्टेड बॉडी हो गई। ठीक है बच्चों? क्लियर है ये बात सबको? नमिता, अरुण, धर्मेंद्र, यादव जी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा हो रहा है। ये बात हमने पिछली स्लाइड में भी समझी। प्रांतों से संविधान सभा में जो सदस्य जा रहे हैं उनका निर्वाचन जो है प्रांतीय विधानसभाओं से हो रहा है, और ये अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। और यहां देखने वाली बात यह है कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचित कर रहे हैं संविधान सभा के मेंबर्स को, और ये जो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य हैं ये खुद
सीमित मताधिकार के आधार पर चुनकर आए हैं, क्योंकि प्रांतीय विधानसभाओं का जो गठन हुआ था वो 1935 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत हुआ था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि 1935 के अधिनियम में पहले की तुलना में मताधिकार का विस्तार किया गया था, लेकिन 1935 के विस्तार के बाद भी वस्तुस्थिति ये थी कि भारत की जनसंख्या के केवल 14% लोगों को ही मतदान का अधिकार दिया गया था 1935 के एक्ट के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हुई है आपको? 1935 के एक्ट के अंतर्गत वोटिंग करने के लिए कई सारी एलिजिबिलिटीज थी, जिसमें प्रॉपर्टी की कंडीशन थी, टैक्स पे करने की कंडीशन थी, और भी कंडीशंस थी। तो कुल मिलाकर भारत की जनसंख्या का, उस समय की जनसंख्या का केवल 14% यानी 14% लोग ही वोट डालने के अधिकारी थे। और इसी वोटिंग पैटर्न के आधार पर ये विधानसभाएं गठित हुई थी। यानी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य जो हैं वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन कर रहे हैं संविधान सभा के सदस्यों का, और ये जो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य हैं ये खुद चुनकर आए हैं सीमित मताधिकार के आधार पर, लिमिटेड फ्रेंचाइज के आधार पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया में काफी सारी बातें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, इस निर्वाचन प्रक्रिया के आधार पर भी जो है संविधान सभा की आलोचना की जाएगी आगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 14% 1935 के एक्ट के बाद भारत की जनसंख्या का 14% हिस्सा ही था जो वोट डालने का अधिकारी बना था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। भारत के समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में पहुंच गए थे। ये एक महत्वपूर्ण बात है। भारत की संविधान सभा जो है उसके निर्वाचन की प्रक्रिया चाहे कैसी भी हो, ठीक है बच्चों, लेकिन सभी वर्गों के प्रतिनिधि संविधान सभा में पर्याप्त संख्या में पहुंच गए थे। जैसे महिलाएं पहुंच गई थी, 15 महिलाएं थी भारत की संविधान सभा की सदस्य, 15 महिलाएं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हिंदू थे, मुस्लिम थे, ईसाई थे, पारसी थे, इसके अलावा डिप्रेस्ड क्लासेस थी जिनको हम शेड्यूल कास्ट भी बोलते हैं, एंग्लो इंडियंस भी थे। तो कुल मिलाकर भारत के समाज के सभी वर्ग जो हैं वो संविधान सभा में प्रतिनिधित्व पा गए थे। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि उस समय के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो हैं वो संविधान सभा के सदस्य बन गए थे। जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी उस समय की, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज कहें, वो सभी पर्सनैलिटीज जो हैं वो संविधान सभा में पहुंच गई थी, उसके सदस्य बन गए थे। तो यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये दिखा रहे हैं कि संविधान सभा का निर्वाचन भले ही अप्रत्यक्ष रूप से हुआ हो, भले ही सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ हो, भले ही रियासतों से नामांकन के आधार पर संविधान सभा के सदस्य जो हैं वो आए हों, लेकिन अंतिम परिणाम ये था कि भारत की जो संविधान सभा निर्मित हुई उसमें सभी वर्गों के प्रतिनिधि मौजूद थे और उस समय की सभी महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज भी मौजूद थी, केवल एक को छोड़कर। आप मुझे बताइए कि उस समय के भारत की कौन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व था या कहें कि व्यक्ति था जो भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं था। उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, कोई कोशिश नहीं करी भारत के संविधान सभा का सदस्य बनने की। उस व्यक्ति का नाम बताइए। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं बच्चों, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो बहुत ही ज्यादा फेमस था उस समय, लेकिन भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं बना था। इस सवाल का उत्तर जो बच्चा देगा वो पता चल जाएगा कि वो बुक में से, एम लक्ष्मीकांत बुक में से चैप्टर पढ़ के आया है। संविधान का निर्माण एम लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर है और जो बच्चा उसको पढ़कर आया है वो बता देगा इस सवाल का आंसर।
शुक्ला जी ने बताया महात्मा गांधी, जया सिंह गांधी, नैन्सी त्रिवेदी महात्मा गांधी, गांधी जी, रूबी पांडे, जितेंद्र, शालू, तारिफ, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। महात्मा गांधी उस समय की ऐसी प्रसिद्ध पर्सनैलिटी थे जो भारत की संविधान सभा के सदस्य जो है नहीं थे। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही सही आंसर दिया आपने। मुझे लग रहा है कि आप लोग चैप्टर को पढ़ के आ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। एक बच्चा कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर तो सदस्य थे भारत की संविधान सभा के। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की। संविधान सभा के गठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान जो है हम लोगों ने देख लिए। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के आधार पर कुछ परिवर्तनों के साथ जो है हमारी प्रस्तावना का निर्माण हुआ है। इसके अलावा भारत के संविधान को किन सिद्धांतों के आधार पर बनाया जाएगा, किस राजनीतिक दर्शन के आधार पर बनाया जाएगा, वो सभी बातें जो हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में मौजूद हैं। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है पढ़ना। उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में कई सारी तथ्यात्मक जानकारियां तो आपके पास होंगी। जैसे 13 दिसंबर 1946 को 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको पेश किया था। ये बात आपको क्लियर है बच्चों? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इस उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से संवैधानिक जो ढांचा बनने वाला था उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत व दर्शन उनको स्पष्ट किया गया था। भारत के संविधान सभा के माध्यम से जो संविधान बनने वाला था, जो संवैधानिक ढांचा अस्तित्व में आने वाला था, उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत और उसके कुछ मूलभूत दर्शन को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में स्पष्ट किया गया था कि इन बातों का ध्यान रखा जाएगा संविधान को बनाते समय। ठीक है बच्चों, कितनी तारीख को इसको स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। यूनानिमसली जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है बच्चों, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। ये सर्वसम्मति शब्द महत्वपूर्ण है। भारत की संविधान सभा ने सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद जैसे जैसे संविधान हमारा बना 2 वर्षों में, 11 महीनों में और 18 दिनों में, तो जो भी प्रक्रिया चली उस प्रक्रिया को काफी प्रभावित किया, काफी इन्फ्लुएंस उस पर डाला इस उद्देश्य प्रस्ताव ने, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ने। यानी इसने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग प्रोसेस को गाइड किया, उसको सही दिशा में बना के रखा, उस दिशा में जिस दिशा की घोषणा उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में की गई थी। ठीक है बच्चों, सर्वसम्मति ये महत्वपूर्ण बात है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का परिवर्तित रूप यानी कहें कि संवर्धित रूप, इंग्लिश में बोले कि मॉडिफाइड वर्जन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव का मॉडिफाइड वर्जन जो है वही भारत के संविधान की प्रस्तावना बनी। प्रीएम्बल भारत के संविधान की प्रस्तावना बनी।
ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मॉडिफाइड रूप, प्रिएम्बल बन गई भारत के संविधान की। ठीक है बच्चों, तो उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, कब उसे एक्सेप्ट किया गया और सर्वसम्मति से एक्सेप्ट किया गया, उसके अंदर क्या बातें लिखी हुई थी और उसने किस तरह से संविधान निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित किया, उसको गाइड किया, उसको निर्देशित किया सही डायरेक्शन में। जो डायरेक्शन जो है मूलभूत सिद्धांतों और मूलभूत दर्शन के माध्यम से इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में स्पष्ट कर दी गई थी, बिल्कुल क्लियर। ठीक है बच्चों, उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में ये बेसिक जानकारी हमने ले ली। अब हम देखेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन से सिद्धांत और कौन कौन से मूलभूत दर्शन थे जो लिखे गए थे, जिनका प्रभाव जो है वो भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पर और अंतिम रूप से भारत के संविधान पर पड़ना ही था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रावधान देख लेते हैं। प्रावधान कहें या कि प्रमुख बिंदु कहें, वो देख लेते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के पॉइंट्स, बिंदु या प्रावधान देख लेते हैं क्या था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ने यानी उद्देश्य प्रस्ताव ने भारत को स्वतंत्र, संप्रभु, गणराज्य घोषित किया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ही भारत को इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। ठीक है बच्चों, स्वतंत्र, संप्रभु यानी सॉवरन और गणराज्य यानी रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। तो ये काफी महत्वपूर्ण शब्द हैं। शब्द क्या है? ये पॉलिटिकल फिलोसफी है, पॉलिटिकल दर्शन है, जिनके आधार पर भारत के संविधान का निर्माण होना है और भारत के संविधान में भारत की राज्य व्यवस्था कैसी होगी उसका निर्धारण किया जाना है। ठीक है बच्चों, भविष्य में कैसे प्रशासन चलेगा भारत का, फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, किस हिसाब से चलेगा भारत का, उस भारत का जो स्वतंत्र, संप्रभु और गणराज्य बनने वाला है, उसके लिए संविधान निर्माण की घोषणा करी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ने। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ने भारत के लिए, वह भारत जो स्वतंत्र, संप्रभु, गणराज्य बनने वाला है, उसके लिए संविधान निर्माण की घोषणा की ताकि फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा सके संविधान के हिसाब से। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ही भारतीय संघ के राज्य क्षेत्र यानी उसकी टेरिटरी की घोषणा की गई। और यहाँ पे संघ जो है ना, ये बात महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे संघ के लिए फेडरेशन शब्द का यूज नहीं किया गया, बल्कि यूनियन शब्द का यूज किया गया। यूनियन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में फेडरेशन शब्द का यूज नहीं किया गया, बल्कि यूनियन शब्द का यूज किया गया। और यही बात हम संविधान में भी देखते हैं। संविधान में फेडरेशन शब्द का यूज नहीं है, बल्कि यूनियन शब्द का यूज है, यूनियन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इंडियन यूनियन ऑफ इंडिया के राज्य क्षेत्र की घोषणा करी गई कि ब्रिटिश इंडिया का क्षेत्र प्लस जो है इंडियन स्टेट्स, और इसके अलावा कोई क्षेत्र जो ब्रिटिश इंडिया से बाहर हो या इंडियन स्टेट्स से वर्तमान में बाहर हो वो क्षेत्र, और इसके अलावा कोई क्षेत्र अगर स्वेच्छा से भारतीय संघ का भाग बनना चाहता हो, तो ऐसे सभी क्षेत्रों से मिलकर स्वतंत्र, संप्रभु, गणराज्य भारत बनेगा, जो कि एक यूनियन होगा, यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ। तो कुल मिलाकर भारतीय संघ, इंडियन यूनियन के राज्य क्षेत्र, उसकी टेरिटरी की घोषणा कर दी गई कि उसमें ब्रिटिश इंडिया के प्रांत भी शामिल होंगे और उसमें जो है इंडियन स्टेट्स या कहें कि जो पहले रियासतें थी वो भी शामिल होंगी, और इसके अलावा कोई क्षेत्र जो स्वेच्छा से भारत का भाग बनना चाहे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक बेसिक आउटलाइन दे दी गई कि इंडियन यूनियन की जो इकाइयां हैं वो कौन कौन सी होंगी, कहां तक उसका राज्य क्षेत्र जो है विस्तारित होगा। ठीक है बच्चों,
इसके बाद ये बात की गई कि भारतीय संघ यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया, यहां भी यूनियन ही शब्द का प्रयोग है संघ के संदर्भ में। यूनियन की जो राजनीतिक इकाइयां हैं होंगी, राजनीतिक इकाइयां, पॉलिटिकल यूनिट्स, उनको स्वायत्तता मिलेगी, ऑटोनॉमी, और उनकी शक्तियों का क्षेत्र जो है वो निर्धारित होगा। यानी यहां पे बात कही गई कि जो पॉलिटिकल यूनिट्स मिलकर यूनियन ऑफ इंडिया का निर्माण करेंगी, उन पॉलिटिकल यूनिट्स को जो है वो स्वायत्तता दी जाएगी, और जो शक्तियां और अधिकार क्षेत्र यूनियन यानी संघ का होगा, उसके अलावा जो शक्तियां और अधिकार क्षेत्र होगा वो पॉलिटिकल यूनिट्स को दिया जाएगा, उनको स्वायत्तता और शक्तियां दी जाएंगी। कुल मिलाकर भारतीय संघ की जो राजनीतिक इकाइयां हैं उनकी स्वायत्तता की बात की गई, उनकी ऑटोनॉमी की बात की गई। यानी यहां से ये दर्शन दिखाई दे रहा है, घोषित किया जा रहा है कि भारत जो है वो प्रैक्टिकली एक फेडरेशन होगा, वो यूनिटरी स्टेट नहीं होगा, एकात्मक राज्य नहीं होगा, बल्कि वो फेडरेशन होगा, जिसको फेडरल स्टेट भले ना बोला जाए, भले ही उसको यूनियन ऑफ इंडिया बोला जाए, लेकिन वहां पे जो पॉलिटिकल यूनिट्स होंगी उनको स्वायत्तता होगी, उनका अपना कार्य क्षेत्र होगा, उसमें कार्य करने के लिए वो स्वायत्त होंगी केंद्र से। ठीक है बच्चों, तो ये बात क्लियर हुई आपको? मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, मेरा गला सूख रहा है। जो राजनीतिक इकाइयों का अर्थ है पॉलिटिकल यूनिट्स, जैसे कि आज के टाइम में जो पॉलिटिकल यूनिट्स हैं उनको हम बोलते हैं स्टेट्स। जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये पॉलिटिकल यूनिट्स हैं जो स्टेट्स हैं। इंडियन यूनियन में कई सारी पॉलिटिकल यूनिट्स हैं। तो उस समय जब भारत का संविधान बन रहा था, उस समय भी भारत की भूमि पर कई तरह की पॉलिटिकल यूनिट्स थी, राजनीतिक इकाइयां। जैसे ब्रिटिश भारत के प्रांत, जैसे रियासतें, है ना, तो उन सबको मिला के यूनियन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाना था। तो उन्हीं राजनीतिक इकाइयों की बात हो रही है जो अलग अलग तरह की थी, जिनमें कुछ गवर्नर द्वारा शासित प्रशासित प्रांत थे, कुछ चीफ कमिश्नर के द्वारा शासित प्रशासित प्रांत थे, कुछ रियासतें थी जिनको रजवाड़े भी बोलते हैं। तो कई तरह की यूनिट्स थी उस समय भी, जिनके राज्य क्षेत्र को मिलाकर यूनियन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाना था, उनकी बात यहां पर हो रही है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ही अन्य प्रावधान या बिंदु या पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि समस्त शक्ति और सत्ता, यानी जो भी पावर है और जो भी अथॉरिटी है, उसका जो स्रोत है वो भारत के लोग होंगे, भारत के लोग। इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होंगी यानी पॉलिटिकल यूनिट्स होंगी, प्लस जो है भारत की सरकार के जो अंग होंगे, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, वो सभी अपनी शक्ति और सत्ता यानी अपनी पावर और अपनी अथॉरिटी जो है वो भारत के लोगों से प्राप्त करेंगे। और इसका अर्थ हो गया लोकतंत्र, और इसी का अर्थ हो गया गणतंत्र। ठीक है बच्चों, तो यहां पे कहा गया कि भारत के लोगों में है अल्टीमेट पावर और अल्टीमेट अथॉरिटी, अंतिम सत्ता और अंतिम शक्ति का स्रोत जो है वो भारत के लोग हैं। और यूनियन ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट हो, चाहे प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट हो, या सरकार का कोई भी अंग हो, उसकी कोई भी शक्ति हो, कोई भी सत्ता हो, वो शक्ति और वो सत्ता प्राप्त की जाएगी भारत के लोगों से, डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, तो यहां पे बात हो रही है कि संप्रभुता जो है वो भारत के लोगों में है, यानी डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र, यानी कि गणतंत्र भी। ठीक है बच्चों, इसके अलावा सभी लोगों को न्याय, समानता,
और स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई। सभी लोगों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। ठीक है बच्चों। अब कितने तरह के न्याय की गारंटी, कितनी तरह की समानता की गारंटी और कितनी तरह की स्वतंत्रता की गारंटी, वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है बच्चों। इस पॉइंट को डिटेल में देखने के लिए मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। में बात की गई न्याय की। न्याय, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। आप मुझे बताइए कि उद्देश्य प्रस्ताव में यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कितने तरह के न्याय की गारंटी दी गई है भारत के सभी लोगों को। कितने तरह के न्याय की बात हुई है? न्याय की बात हुई है, इसके अलावा यहाँ पे जो है समानता की बात हुई है, इसके अलावा यहीं पे जो है स्वतंत्रता की बात हुई है। कितने तरह की न्याय की बात हुई बच्चों बताइए? 3 तरह के न्याय की बात हुई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर हुई? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी दी गई भारत के लोगों को। अब बताइए कि 3 तरह के न्याय की गारंटी दी गई, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कितने तरह की समानता की गारंटी दी गई, आप लोग मुझे बताइए? 2 तरह की समानता की गारंटी दी गई। 2 तरह की, कौन कौन सी तरह की, जल्दी बताइए बच्चों? एक तो थी अवसर की समानता, और दूसरी थी कानून के समक्ष समानता। ये बात आपको क्लियर हुई बच्चों? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में 3 तरह के न्याय की गारंटी की बात की गई संविधान के माध्यम से, और 2 तरह की समानता की बात की गई, अवसर की समानता और कानून के समक्ष समानता। अब आप मुझे बताइए कि कितनी तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है? कितनी तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है? 8 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। 8 तरह की स्वतंत्रता की बात करी गई है, जिनमें शामिल है विचार की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। इसके अलावा आप देखेंगे तो पूजा अर्चना की यानी कि वर्शिप की, पूजा अर्चना की स्वतंत्रता। ठीक है बच्चों। इसके अलावा मान्यता यानी बिलीफ, फेथ, मान्यता की स्वतंत्रता। व्यवसाय यानी वोकेशन, व्यवसाय की स्वतंत्रता। के अलावा एक्शन यानी कार्यवाही। इसके अलावा एसोसिएशन यानी
संगठन बनाने की स्वतंत्रता। उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत 3 तरह के न्याय की बात की गई, समानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है बच्चों। 2 तरह की समानता की बात की गई, अवसर की समानता, कानून के समक्ष समानता। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ आपको। और स्वतंत्रता की बात की गई 8 तरह की, यानी फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ फेथ, फ्रीडम ऑफ वोकेशन, फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। 8 तरह की स्वतंत्रता की यहाँ पे बात हो रही है, 2 तरह की समानता की बात हो रही है और 3 तरह के न्याय की बात हो रही है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में, उद्देश्य प्रस्ताव में। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्लियर हुआ। प्रस्तावना में भी हमें ये चीज देखकर चलनी होती है कि प्रस्तावना में कितने तरह की स्वतंत्रता, कितने तरह की समानता और कितने तरह की न्याय की बात हो रही है, क्योंकि ऐसा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के केस में भी, संदर्भ में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात क्लियर हुई आपको। ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है आप जो है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये वो पॉइंट है जिसको हमने डिटेल में देखा, सभी लोगों को न्याय, समानता और स्वतंत्रताओं की गारंटी। 3 तरह का न्याय, 2 तरह की समानता और 8 तरह की स्वतंत्रताओं की गारंटी देने की बात की गई ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में, भारत के लोगों को भारत के संविधान के माध्यम से। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या बातें थी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में, वो देख लेते हैं। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और जनजातीय क्षेत्र के लोगों, अल्पसंख्यकों को, पिछड़े वर्गों को और जनजातीय क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा देने की बात की गई, यानी इनके लिए अडेक्वेट सेफगार्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, ताकि ये सुरक्षित भी रहें, अपनी जो संस्कृति है, अपनी भाषा है, उसको संरक्षित भी रख सकें और इनके मानवाधिकार जो हैं वो सुरक्षित रहें। इसी उद्देश्य से अल्पसंख्यकों को, पिछड़े वर्गों को और जनजातीय क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा देने की बात की गई, अडेक्वेट सेफगार्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। ठीक है बच्चों। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में घोषित किया गया कि संघ की एकता और क्षेत्रीय अखंडता, संघ यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, संघ की एकता, यूनिटी और क्षेत्रीय अखंडता यानी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और संप्रभु अधिकारों, संप्रभु अधिकारों को अक्षुण्ण रखा जाएगा, यानी उनको सुरक्षित रखा जाएगा। और यहाँ पे संप्रभु अधिकारों यानी सोवरन राइट की जो बात की गई, वो की गई लैंड, एयर और सी के संबंध में जो अधिकार हैं उनकी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सिविलाइज्ड नेशंस हैं, सभ्य देश, उनके कानूनों और उनके न्याय के अंतर्गत भारत जो है, यूनियन ऑफ इंडिया जो है, वो अपनी एकता, अपनी क्षेत्रीय अखंडता और लैंड, एयर एंड सी से संबंधित अपने संप्रभु अधिकारों की रक्षा करेगा, ऐसा बोला गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। ठीक है बच्चों, यूनियन ऑफ इंडिया अपनी एकता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ अपने संप्रभु अधिकारों को सुरक्षित रखेगा। क्लियर है बच्चों। इसके अलावा कहा गया कि यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो विश्व शांति, विश्व शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देगा। और ये बात आज के टाइम में सुनने में ऐसी लगती है जैसे कि एक नॉर्मल बात हो, लेकिन आप ये बात देखिए कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था।
और जब ये उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया उस समय कुछ वर्ष ही बीते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समाप्त हुए। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतनी बड़े पैमाने पर हिंसा, अमानवीय व्यवहार, इतनी मौतें, इतना विध्वंस मानव सभ्यता ने देखा था कि उस दौर में अगर ये बात कही जा रही है कि इंडियन यूनियन यानी भारत जैसा विशाल देश जो अस्तित्व में आने ही वाला था वो विश्व शांति यानी वर्ल्ड पीस और मानव कल्याण के लिए कार्य करेगा, तो अगर आप इस बात को, इस प्रावधान को उस संदर्भ में रखकर देखें तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा एक बात ये भी कही गई कि भारत की जो भूमि है वो एक प्राचीन भूमि है, एंशिएंट लैंड, और उसको विश्व में उसका सम्मानित और उचित स्थान दिलाया जाएगा। यानी संविधान के माध्यम से जो राजनीतिक व्यवस्था स्थापित होगी उस राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत भूमि जो प्राचीन भूमि है, प्राचीन सभ्यता है, उसको विश्व में उसका सम्मानित और उचित यानी राइटफुल एंड रेस्पेक्टफुल प्लेस उपलब्ध कराया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इतनी सारी बातें जो हैं वो उद्देश्य प्रस्ताव में लिखी हुई हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये दस्तावेज है। ये हमारे लिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी इसकी होनी चाहिए। हमें मुख्य परीक्षा में इस पर आधारित प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने स्लाइड देख ली। ठीक है बच्चों, यहां आ जाते हैं। भारत की संविधान सभा फंक्शन कर ही रही थी 1946 से बाद में 26 जनवरी 1950 तक वो अस्तित्व में रही। तो इसी बीच में जो है भारत को स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया, यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाया गया 1947 में। ठीक है बच्चों। भारत की संविधान सभा जो है अस्तित्व में थी, संविधान निर्माण का कार्य जो है वो चल रहा था। इसी बीच में जो है 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। उससे जस्ट पहले जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत जो है भारत को आज़ादी मिली। ये अधिनियम जो है 15 अगस्त 1947 से लागू हो गया। ठीक है बच्चों। तो इस अधिनियम में भारत की संविधान सभा के संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे। ठीक है बच्चों। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, उसके अंदर भी भारत की संविधान सभा जो उस समय अस्तित्व में थी, कार्य कर रही थी, उस संविधान सभा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे। ठीक है बच्चों। वो प्रावधान क्या थे और उन्होंने उस समय भारत की संविधान सभा पर क्या प्रभाव डाला वो देख लेते हैं। इस अधिनियम में कहा गया कि भारत की और पाकिस्तान की दोनों के बारे में कहा गया। ठीक है बच्चों। भारत की ही बात कर लेते हैं। भारत की जो संविधान सभा है वो पूर्ण संप्रभु संस्था है, यानी फुल्ली सोवरन बॉडी है। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 15 अगस्त 1947 के बाद फुल्ली सोवरन बॉडी है जो संविधान बनाने में सक्षम है किसी भी तरह का, यानी जो किसी भी तरह का संविधान बना सकती है, यानी संविधान के माध्यम से किसी भी तरह की राजनीतिक व्यवस्था को अस्तित्व में ला सकती है। ठीक है बच्चों। और इसी में लिखा गया कि ब्रिटिश संसद के द्वारा जो अधिनियम भारत के संबंध में 15 अगस्त 1947 से पहले पारित किए गए थे उनको रद्द भी कर सकती है, उनमें संशोधन भी कर सकती है। ठीक है बच्चों। ब्रिटिश संसद के वे अधिनियम
जो भारत के संबंध में लाए गए थे उनमें संशोधन करने में सक्षम है भारत की संविधान सभा 15 अगस्त 1947 के बाद। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई कि 15 अगस्त 1947 के बाद, या कहें कि 15 अगस्त 1947 से भारत की संविधान सभा जो है उसे पूर्ण संप्रभु संस्था यानी फुल्ली सॉवरन बॉडी घोषित किया गया और उसको अधिकार दिया गया कि वो कोई भी संविधान बना सकती है, कोई भी संविधान, यानी किसी भी तरह की राजनीतिक व्यवस्था जो है वो संविधान के माध्यम से लागू कर सकती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इससे संविधान सभा को संप्रभुता मिली, इस सेंस में भी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के माध्यम से लॉ लाकर ये बात घोषित कर दी। ठीक है बच्चों, दूसरा जो परिवर्तन किया गया इसी अधिनियम के माध्यम से संविधान सभा भारत की, उसके संदर्भ में, वो था कि अब भारत की संविधान सभा की दोहरी भूमिका हो गई। दोहरी भूमिका 15 अगस्त 1947 से भारत की संविधान सभा की दोहरी भूमिका हो गई। एक भूमिका तो पहले से चली आ रही थी कि भारत का संविधान बनाना है, दूसरी भूमिका हो गई विधायिका के रूप में, यानी 15 अगस्त 1947 के बाद अगर भारत के राज्य क्षेत्र के लिए कोई अधिनियम बनाना है, कोई कानून लाना है, तो उसके लिए संविधान सभा ही विधायिका का भी कार्य करेगी, यानी संसद का कार्य करेगी, या कहे कि लेजिस्लेटिव बॉडी का कार्य करेगी। और इस तरह से देखें तो दोहरी भूमिका हो गई। विधायिका भी बना दी गई भारत की संविधान सभा 15 अगस्त 1947 से। और अब उसको क्या क्या कार्य करने थे? एक तो संविधान बनाना था, ठीक है बच्चों, दूसरा जो है सामान्य अधिनियम भी बनाने थे। अब उसकी दोहरी भूमिका हो गई, संविधान भी बनाना है जो कि पहले से वो बनाती आ रही थी, और 15 अगस्त 1947 से उसको विधायिका की भूमिका भी निभानी है, यानी अगर कोई सामान्य अधिनियम बनाना आवश्यक है तो वो सामान्य अधिनियम भी बनाएगी। ठीक है बच्चों, दोहरी भूमिका। और इसके साथ ही ब्रिटिश संसद द्वारा जो पहले अधिनियम बनाए गए थे ब्रिटिश राज के दौरान भारत से संबंधित, उनको वो रद्द भी कर सकती है, उनमें संशोधन भी कर सकती है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक और प्रभाव जो है वो पड़ा भारत की संविधान सभा पर। वो क्या प्रभाव पड़ा? जब ब्रिटिश इंडिया का विभाजन कर दिया गया डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान में, तो उसके बाद पाकिस्तान में शामिल क्षेत्रों से जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो भारत की संविधान सभा से हट गए, क्योंकि उनको पाकिस्तान की संविधान सभा का हिस्सा बनना होगा। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद सीटों की संख्या घटाई गई, यानी कि एडजस्ट किया गया। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा जो बनाई गई थी वो पूरी टेरिटरी के लिए, पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए और रियासतों के लिए भी वो एक ही थी। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन अस्तित्व में आ गए, यानी विभाजन कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है अब संविधान सभा भी दो ही बनेंगी। और ये प्रावधान भी था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कि अब दो डोमिनियन स्टेट्स होंगे और दोनों की अलग अलग संविधान सभा होगी। ठीक है बच्चों, तो पाकिस्तान में शामिल जो क्षेत्र थे जो अब पाकिस्तान का हिस्सा बन गए 15 अगस्त 1947 से, उनके जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो भारत की संविधान सभा से हट गए, और अकॉर्डिंगली भारत की संविधान सभा की टोटल सीटें जो है वो एडजस्ट करी गई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, यानी सीटों की संख्या जो है वो घटा दी गई भारत की टेरिटरी के हिसाब से। ठीक है बच्चों, इन सदस्यों के हटने की वजह से जो परिवर्तन हुआ वो ये हुआ कि 389 सीटें निर्धारित करी थी कैबिनेट मिशन ने, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत एक संविधान सभा बननी थी और उसके कुल सदस्य थे 389।
तो अब जब विभाजन हो गया तो उसके बाद सीटों का एडजस्टमेंट किया गया और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंतर्गत, यानी जिस अधिनियम की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसके अंतर्गत सीटों की संख्या जो है वो कर दी गई घटाकर 299। भारत की संविधान सभा में अब इतनी सीटें होंगी, 299 सीटें। ठीक है बच्चों, तो ये एडजस्टमेंट किया गया, सीटों को एडजस्ट किया गया, ठीक है ना, विभाजन के बाद। तो ये प्रावधान भी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ही लाया गया, जो 15 अगस्त 1947 से लागू हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब संविधान के हिंदी पाठ के बारे में कुछ जानकारी दी गई है एम लक्ष्मीकांत के उस अध्याय में, वो देख लेते हैं। संविधान का हिंदी पाठ, हिंदी टेक्स्ट, हिंदी पाठ। ठीक है बच्चों, मूल जो हमारा संविधान था वो इंग्लिश में था। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में। मूल संविधान में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। भारत का जो मूल संविधान था उसमें इस बात का कोई प्रावधान नहीं था कि संविधान जो है उसका हिंदी पाठ तैयार कराया जाए, और कौन संवैधानिक अधिकारी होगा जो हिंदी पाठ तैयार करेगा, उसकी जिम्मेदारी लेगा और उसको इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग ही बना के रखेगा। ठीक है बच्चों, तो इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था, क्योंकि संविधान संशोधन भी इंग्लिश में ही होते थे, संविधान भी इंग्लिश में ही था। तो मूल संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो संविधान के प्रामाणिक ऑथोरिटेटिव हिंदी पाठ के बारे में कुछ कहता। लेकिन ये व्यवस्था जो है वो बदली 58वें 58 संविधान संशोधन के द्वारा। 58वें संविधान संशोधन के द्वारा जो वर्ष 1987 में लाया गया, 1987 में 58वां 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया वर्ष 1987 में, उसमें इस संबंध में प्रावधान किया गया। और इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या परिवर्तन किया गया? संविधान के भाग 22 संविधान के भाग 22 में अनुच्छेद 394 कै, आर्टिकल 394 कै जोड़ दिया गया। भारत के संविधान के भाग 22 में अनुच्छेद 394 ए या 394 कै जोड़ दिया गया। ठीक है बच्चों, 58वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। और इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें यह प्रावधान किया गया कि भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वो अपने प्राधिकार यानी अपनी अथॉरिटी से वो हिंदी अनुवाद, संविधान के हिंदी अनुवाद का प्रकाशन कराएंगे। यानी भारत के राष्ट्रपति को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, ये जिम्मेदारी दे दी गई कि वो अपने प्राधिकार में यानी अपनी अथॉरिटी में, अपनी जिम्मेदारी पर हिंदी अनुवाद को प्रकाशित कराएंगे भारत के संविधान के। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हुई। उसके बाद इसमें यह प्रावधान किया गया कि संविधान का जो हिंदी अनुवाद होगा उसका वही अर्थ होगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ का है। यानी अंग्रेजी में जो संविधान तैयार किया गया उसका जो अर्थ है हिंदी पाठ का वही अर्थ होगा। और अगर कभी ऐसी परिस्थिति बनती है कि हिंदी पाठ का अर्थ जो है वो अलग निकल रहा है या फिर कुछ कंफ्यूजन खड़ा हो रहा है, तो ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होगी कि वो हिंदी के पाठ को उसका रिवीजन करवाएं, यानी उसको अंग्रेजी का जो वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अकॉर्डिंग बनाएं, उसके अकॉर्डिंग बनाए रखें। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये भारत के राष्ट्रपति की है कि वो अपनी अथॉरिटी में भारत के संविधान का हिंदी अनुवाद कराएं और हिंदी अनुवाद का वही अर्थ निकलता हो जो इंग्लिश वर्जन का है, ये सुनिश्चित करें। और अगर नहीं निकलता तो हिंदी पाठ का रिवीजन करवाएं, रिव्यू करवाएं। ये अधिकार जो है राष्ट्रपति को है, ये जिम्मेदारी जो है वो राष्ट्रपति की है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
ये हमारी आज की क्लास की अंतिम स्लाइड है। ठीक है बच्चों, इसको एक बार और ध्यान से कर लेते हैं। संविधान सभा की आलोचना। भारत की जो संविधान सभा है उसकी कई आधारों पर आलोचना की गई है, राजनेताओं के द्वारा भी और संवैधानिक विशेषज्ञों यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के द्वारा भी। ठीक है बच्चों, तो भारत की संविधान सभा की आलोचना किस किस आधार पर की जाती है ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। एक आधार तो यह है कि ये कहा गया कि ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। प्रतिनिधि निकाय नहीं थी यानी कि ये क्या, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। भारत की जो संविधान सभा है ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, यानी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, ये आरोप लगाया जाता है। क्योंकि ये कहा गया कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर भारत के लोगों ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन नहीं किया था। भारत के लोगों ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव नहीं किया था। इसलिए भारत की संविधान सभा को भारत के लोगों की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी यानी प्रतिनिधि संस्था नहीं माना जा सकता, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, इस आधार पर आलोचना करते हैं। ठीक है बच्चों, इलेक्शन डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं हुए थे, सीमित मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए थे। इस आधार पर कहा जाता है कि भारत की जो संविधान सभा है वो प्रतिनिधि निकाय यानी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। ठीक है बच्चों, तो आलोचना का एक आधार तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि संप्रभुता का अभाव था, यानी सोवर्निटी का अभाव था। कैसे, किन आधारों पर बोलते हैं? एक आधार तो यह है कि वो कहते हैं कि भारत की संविधान सभा का निर्माण ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। आप लोग ये बात आज की क्लास के बाद समझ चुके होंगे, कुछ बच्चे पहले से भी जानते होंगे कि भारत की संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। और कैबिनेट मिशन योजना जो है वो ब्रिटिश इंपीरियल गवर्नमेंट यानी साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही पेश की गई थी। तो फैक्चुअली ये बात करेक्ट है कि भारत की संविधान सभा का निर्माण जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक प्रस्ताव के आधार पर हुआ था। ठीक है बच्चों, तो इस आधार पर कहा जाता है कि भारत की संविधान सभा जो है वो उसमें संप्रभुता का अभाव था। दूसरा आधार ये दिया जाता है कि भारत की संविधान सभा के जब सत्र बुलाए जाते थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से उसकी परमिशन ली जाती थी। भारतीय संविधान सभा के जो सेशन बुलाए जाते थे उसकी अनुमति ली जाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। इस आधार पर भी बोला जाता है कि संप्रभुता का अभाव था। लेकिन यहां पर यह बात हम बोल सकते हैं जो हमने पिछली स्लाइड में ही पढ़ी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में लिखा गया था कि भारत की संविधान सभा जो है वो पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय होगी जो किसी भी तरह का संविधान बना सकती है भारत के लिए, यानी कि फुल्ली सोवरन बॉडी होगी जो भारत के लिए किसी भी तरह का पॉलिटिकल सिस्टम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ला सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये एक आधार है आलोचना का संविधान सभा की। अगला आधार देख लेते हैं, समय की बर्बादी। समय की बर्बादी यानी ये कहा जाता है कि भारत के संविधान को बनाने में संविधान सभा ने टाइम जो लिया यानी 2 साल 11 माह 18 दिन, वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया। और इसीलिए संविधान सभा के एक सदस्य थे निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद, उन्होंने जो है ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी बोला है। ड्रिफ्टिंग कमेटी, निजामुद्दीन अहमद ने। ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहना,
भटक जाना, किसी भी दिशा में बहना। तो बेसिकली निजामुद्दीन अहमद का ये कहना था कि भारत की जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी है, प्रारूप समिति, वो इतना ज़्यादा समय ले रही है कि ऐसा लगता है कि वो भटक गई है, बस वो बह रही है बिना किसी दिशा के। यानी वो अपने काम में ज़रूरत से ज़्यादा समय ले रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर समय की बर्बादी का भी आरोप लगाया जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया गया। और एक बात कही जाती है कि अमेरिका का संविधान जो है वो 4 महीने से भी कम समय में बना लिया गया था। लेकिन यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हर देश की अपनी अलग परिस्थिति होती है। अमेरिका का संविधान भारत की तुलना में काफ़ी छोटा है। अमेरिका में उतनी विविधता नहीं है जितनी भारत में है। तो सभी देशों की अपनी परिस्थिति होती है, उसी हिसाब से सबको समय भी अलग अलग लगता है। कई देश ऐसे हैं जहाँ पे समय जो है वो भारत के संविधान के निर्माण में लगे समय से काफ़ी ज़्यादा समय उन देशों ने लिया अपने देश का संविधान बनाने में। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक आरोप ये है कि कांग्रेस का प्रभुत्व था, कांग्रेस का प्रभुत्व था, कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी संविधान सभा को। और यहाँ पर जो है अमेरिका के एक संवैधानिक विशेषज्ञ हुए हैं ग्रेनविले ऑस्टिन। ग्रेनविले ऑस्टिन का नाम आपने सुना होगा। ग्रेनविले ऑस्टिन ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। ग्रेनविले ऑस्टिन, इन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात कही। इन्होंने कहा कि भारत की जो संविधान सभा है वो एक ही पार्टी का निकाय है, एक ऐसे देश में जो एक ही पार्टी का देश है, यानी वन पार्टी बॉडी इन वन पार्टी कंट्री, ऐसा इन्होंने बोला। वन पार्टी बॉडी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसे देश में जो वन पार्टी कंट्री है, यानी एक पार्टी के देश में एक पार्टी की संस्था है भारत की संविधान सभा। और इसके अलावा इन्होंने बोला कि ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज इंडिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो ग्रेनविले ऑस्टिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे उन्होंने दिया था। एक बार फिर से मैं इसको दोहरा देता हूं। उन्होंने कहा कि संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व है, कांग्रेस डोमिनेट कर रही है किसको, भारत की संविधान सभा को। और अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया is a one party body in a one party country and constituent assembly is Congress and Congress is India। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस आधार पर आलोचना की जाती है कि कांग्रेस ने डोमिनेट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, दूसरे जो राजनीतिक दल थे या राजनीतिक विचारधाराएं थी उनको उतना प्रतिनिधित्व नहीं था, ऐसा बोला जाता है कुछ संविधान विशेषज्ञों के द्वारा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आधार है भारत की संविधान सभा की आलोचना का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आलोचना का, वो है कि ये वकीलों और राजनीतिज्ञों के प्रभुत्व वाली संस्था थी, यानी इसमें लॉयर्स का और पॉलिटिशियंस का डोमिनेंस था। ये सही बात है, ज्यादातर पॉलिटिशियन थे, ज्यादातर लॉयर्स थे जो पॉलिटिक्स किया करते थे। हालांकि ये भी एक फैक्ट बात है कि उस समय का जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा प्रचलित प्रोफेशन था वो वकालत ही था। ठीक है बच्चों, और इसीलिए कहा जाता है कि चूंकि ज्यादा वकील थे और राजनीतिज्ञ थे इसीलिए भारत का संविधान इतना बल्कि बन गया है, यानी इतना बड़ा और भारी, और उसकी भाषा इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, यानी जटिल। यानी इस आधार पर जो संवैधानिक विशेषज्ञ या अन्य लोग भारत की संविधान सभा की आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि भारत की संविधान सभा में वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था और इसीलिए भारत का संविधान जो है इतना बल्कि
यानी इतना बड़ा, इतना भारी, इतने पेजेस वाला हो गया है और उसकी भाषा इतनी जटिल हो गई है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा एक और आधार बचता है जिसके आधार पर भारत की संविधान सभा की आलोचना की जाती है, वो आधार देख लेते हैं। वो आधार ये है कि इसको कहा जाता है कि ये हिंदुओं का प्रतिनिधित्व इसमें ज्यादा था, हिंदुओं का प्रतिनिधित्व जो है इसमें ज्यादा था। ठीक है बच्चों। यहां पर दो लोगों की बात महत्वपूर्ण है। एक तो जॉन साइमन। जॉन साइमन, आप साइमन को तो जानते ही होंगे, नाम सुना होगा। तो जॉन साइमन जो थे उस समय यूनाइटेड किंगडम ने, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा होगा कि भारत की जो संविधान सभा है ये ए बॉडी ऑफ हिंदूज है, यानी हिंदुओं की सभा है, ए बॉडी ऑफ हिंदूज। इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो क्या है, वो ए बॉडी ऑफ हिंदूज, ए बॉडी ऑफ हिंदूज। जॉन साइमन ने आरोप लगाया है कि भारत की संविधान सभा जो है वो ए बॉडी ऑफ हिंदूज है, यानी हिंदू लोगों की संस्था है, यानी हिंदुओं का उसमें प्रभुत्व है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा उस समय जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, काफी नाम सुना होगा आपने विंस्टन चर्चिल का, उन्होंने भी आलोचना करी है इसी आधार पर भारत की संविधान सभा की। उन्होंने कहा है कि भारत की जो संविधान सभा है वो भारत के एक मेजर समुदाय, मुख्य समुदाय का ही प्रतिनिधित्व करती है, यानी भारत की एक मेजर कम्युनिटी द्वारा डोमिनेटेड है। उनका इशारा भी हिंदुओं की तरफ ही था। यानी जॉन साइमन ने और विंस्टन चर्चिल ने इस आधार पर भारत की संविधान सभा की आलोचना करी कि वो हिंदुओं द्वारा डोमिनेटेड थी। हालांकि ऐसी बात नहीं है, उसमें मुस्लिमों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व था। आप देख ही चुके हैं कि भारत की संविधान सभा का जो निर्माण हुआ है उसमें 3 समुदायों में बांटा गया था सीटों को, सिखों में, मुस्लिमों में और जनरल में, सामान्य में। सामान्य में वे सभी समुदाय आते थे जो सिख और मुस्लिम नहीं थे। ठीक है बच्चों। तो ये स्थिति है और इन इन आधारों पर जो है संविधान सभा की आलोचना की जाती है। ठीक है बच्चों। तो कुल मिलाकर आज हमने संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपकी एम लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर है, अध्याय है, ये आज हमने फिनिश किया। इस चैप्टर का जो कंटेंट है वो 2 भागों में हम बांट सकते हैं, एक तो कॉन्सेप्चुअल कंटेंट और एक फैक्चुअल कंटेंट। तथ्यात्मक जानकारी इस अध्याय में काफ़ी है और इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्चुअल जानकारी भी है। तो इस अध्याय का जो कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन इसमें है उसको हमने पूरी तरह से आज एनालिसिस किया, उसका हम लोगों ने उसको समझा काफ़ी अच्छे तरीके से। कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इस अध्याय में, वो आप स्वयं पढ़ सकते हो, उसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। उसमें तो काफ़ी सारी डेट्स हैं, काफ़ी सारी कमिटीज़ हैं, कमिटीज़ के चेयरमैन कौन थे, वो सभी है, वो आपको जो है याद करना पड़ेगा। प्राथमिक परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है और कल की क्लास में हम करेंगे भारत के संविधान की विशेषताएं। एम लक्ष्मीकांत बुक का अगला चैप्टर, भारत के संविधान की विशेषताएं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा लेंदी चैप्टर है लेकिन एक ही क्लास में उसको हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी लंबी हो सकती है क्लास, 5-10 मिनट। ठीक है बच्चों। उम्मीद है आज का चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। और आपको कैसी लगी आज की क्लास ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बच्चों। और थैंक यू। इसी के साथ आप क्लास में बने रहे। नमस्कार।